हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सोशल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 6 से लेके 10th +1 +2 ग्रेजुएशन, इवन आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो है, अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हो, पॉलिटिकल साइंस आप अडॉप्ट करते हो, तो आपको जो है डेमोक्रेसी एक बेसिक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये आपको जो है अच्छी तरह से आना चाहिए, जो आपकी हर क्लास में आपके लिए काम आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक क्लास के लिए, हर क्लास के लिए। सो लेट्स बिगिन द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के टूर पे जाएंगे। तो डेमोक्रेसी के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती क्या है। सो डेमोक्रेसी के पहले थोड़ा मैं आपको जनरल बात बता दूं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। उसके बाद हम इसके जो है डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है, इसके वर्ड का मीनिंग जो है और इसकी कुछ डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे। पहले जनरली थोड़ी सी इसको मैं आपको इंट्रो दे देता हूं। सो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां एक सरकार की एक मतलब फॉर्म है, या तो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर क्या एक फॉर्म है इन विच, जिसमें क्या है पीपल, मेन इसमें किस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है? पीपल्स पर, लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर। फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस में जो है लोग फियरली, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कंट्रोल से है, फ्री होकर जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो इलेक्शन लड़ने का हो, चाहे वो वोट करने का हो, चाहे वो भाषण देने का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हो, मतलब कुछ भी, मतलब आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो आपको बोला गया कि आप ये कर सकते हो, तो वो आप फ्रीली जो है आप बिना सोचे, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना कंट्रोल के फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस में लोगों के द्वारा। ठीक है, पीपल्स, जहां पे मेन जो आपका एम्फेसिस है, मोटिव है, वो लोगों का दर्शाया गया कि लोगों द्वारा बिना मतलब फ्रीली जो है इस कंट्री की गवर्नेंस में अपना फ्रीली पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं। सो आइए अब हम आपको बताता हूं कि वर्ड जो डेमोक्रेसी है, जो आपका वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है, शब्द का मीनिंग क्या है। सो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आपका डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से बना हुआ है। एक है आपका डेमोस, पहला वर्ड है डेमोस, और नंबर सेकंड है क्रेशिया। ठीक है, ये सेकंड वर्ड है आपका डेमोस और क्रेशिया। ग्रीक, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, इनके दोनों के मेल से बना हुआ है आपका डेमोक्रेसी। तो डेमोस का मीनिंग क्या है? पीपल, एंड क्रेशिया का मीनिंग है टू रूल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, द रूल, डेमोस का पीपल। तो ये इसका जो कंबाइंड में, अगर हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग कंबाइंड करें, दोनों को जोड़ो, तो इसका बनता है दस डेमोक्रेसी मीन रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन, मतलब लोगों द्वारा या लोगों का शासन, हम इसको बोल सकते हैं डेमोक्रेसी को। मतलब इसमें भी क्या आ गया? पीपल, मतलब लोग, मतलब सिटीजन होगा, इस पे दिया गया है। सो अब्राहम लिंकन की बहुत ही मशहूर जो है, फेमस जो है डेफिनेशन है अबाउट द डेमोक्रेसी, ये आप काफी सारे चैप्टर में पढ़ते होंगे क्लासेज में। अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है, इट इज द गवर्नमेंट, ये एक सरकार है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इसमें तीन जो चीजें आपने ध्यान रखनी है। ऑफ द पीपल नंबर 1 हो गया आपका, बाय द पीपल नंबर 2 हो गया आपका, एंड नंबर 3 हो गया फॉर द पीपल नंबर 3। तो आपको तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं। ऑफ द पीपल मतलब लोगों की, बाय द पीपल लोगों द्वारा, फॉर द पीपल लोगों के लिए चुनी गई जो है एक सरकार है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, चुनी गई जो है एक सरकार है। दिस इज द डेमोक्रेसी। सो होप आपको डेमोक्रेसी का पहले मीनिंग पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो पीपल है वो फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस में। उसके बाद मैंने आपको डेमोक्रेसी वर्ड का जो है मीनिंग बता दिया, डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग है रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। ठीक है, उसके बाद अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अब हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। आपको मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है, इसका जो जन्म है वो कहां से हुआ। सो पहले हम करेंगे कि हिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है। हिस्ट्री में हमने डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में देखना क्या है। द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल, लोगों को और एम्पावरिंग करना,
बाय गिविंग देम, उनको कौन से राइट देना, राइट इन द पॉलिटिकल एंटिटीज, मतलब बाय गिविंग देम उनको राइट्स देना इन देयर पॉलिटिकल एंटिटीज, जो उनकी पॉलिटिकल राइट्स है उनको एम्पावर करना, या उनको पॉलिटिकल राइट्स देने में जो है हम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में स्टडी करेंगे। सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री का जो जन्म है, फादर ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, तो इसमें देखेंगे इन द ईयर 507 BC द एथेनियन लीडर्स, एथेनियन जो मैं आपको आगे बताऊंगा, एथेनियन लीडर क्लिस्थीन्स इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, उसने एक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल रिफॉर्म का, दैट ही कॉल्ड डेमोक्रेशिया, जिसको उसने नाम दिया डेमोक्रेशिया, मतलब रूल बाय द पीपल। ठीक है, ये कौन था, कैलिस्थीन्स था, एथेनियन लीडर था, और इसने ही जो है जो रूल ऑफ बाय द पीपल मतलब डेमोक्रेशिया का जो सिस्टम है, सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया। पॉलिटिकल रिफॉर्म मतलब राजनीति में कुछ सुधार लाए, जिसमें क्या है, जो एथेनियंस थे, एथेनियन क्या है, एथेनिस एक स्टेट है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एथेनिस वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ग्रीक स्टेट है। ग्रीक में जो एक स्टेट है एथेंस वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ग्रीक स्टेट है, उसमें जो लोग रहते थे उसको एथेनिस बोला जाता था। उनको जो पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, वो गुलाम थे, ठीक है, स्लेव्स थे, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, तो वहां जो था कैलिस्थीन्स था। कैलिस्थीन्स कौन था, वाज एन एथेनियन पॉलिटिकल लीडर, वहां का पॉलिटिकल लीडर था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मर, और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्मर था। इसने जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म किए, और जो एथेनियंस थे उनको पॉलिटिकल राइट्स मतलब उनको वोट करने का राइट्स जो है, या किसी के लिए डिसीजन लेने का, कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेने का जो राइट्स है वो दिलाने शुरू किए, जिसको उसने नाम दिया डेमोक्रेशिया। इसने उसको नाम दिया डेमोक्रेशिया, मींस रूल बाय द पीपल। सो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं, मेन प्रिंसिपल्स हैं। सो देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स, जो आपको मेन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के वो हैं। नंबर 1 पे है आपको, ऑल सिटीजन्स वाइल पावर टू गवर्न थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव इक्वल एक्सेस टू पावर्स। मीन क्या है, ऑल द सिटीजन वाइल मीन्स होल्ड एंड यूज पावर्स, मतलब उनके पास ये पावर होनी चाहिए, ऑल सिटीजन्स के पास ऑफ द कंट्री हैव द पावर टू गवर्न थ्रू, मतलब देश को चलाएं किसके द्वारा, किसके थ्रू, देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, लोगों के द्वारा राइट टू वोट के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो है गवर्न किया जाए, चलाया जाए, एंड हैव इक्वल एक्सेस टू पावर, और शक्तियों तक पहुंच उनकी जो है इक्वल होनी चाहिए। ये था आपका मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड जो आपका है वो है, ऑल सिटीजन इंजॉय लेजिस्लेटिव फ्रीडम एंड लिबर्टीज, लोगों के पास पूर्ण जो लेजिस्लेटिव जो है आजादी है वो होनी चाहिए, और लिबर्टी में स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने राइट्स का जो है सदुपयोग कर सकते हैं, और अपने देश में वो कहीं पे भी जो है अपने राइट्स को है एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आपका मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का सेकंड पॉइंट। नाउ अब हम करेंगे थोड़े से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मेन जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है कि मेजोरिटी रूल, मतलब क्या है, द मेजोरिटी इज आल्सो डेमोक्रेटिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। मीनिंग क्या है कि डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी जो है वो रूल में होनी चाहिए, मतलब जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, या ज्यादा लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के आगे भेजते हैं, उनके द्वारा जो है गवर्न किया जाना चाहिए। नंबर सेकंड पे है कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, यहाँ पे जो है इलेक्शन होनी चाहिए इन द रेगुलर इंटरवल, हर
रेगुलर इंटरवल, मतलब 5 साल के बाद या जो भी आपका रेगुलर इंटरवल होगा जिस भी कंट्री का, उस इंटरवल के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होनी चाहिए, और वो एग्जाम फ्री एंड इम्पार्शियल, मतलब किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में नहीं होनी चाहिए, या किसी के अंडर नहीं होनी चाहिए, वो पूरी फ्री तरह से होने चाहिए। मींस उसमें इलेक्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं होनी चाहिए, वो फ्री और इम्पार्शियल होने चाहिए, किसी के संबंध में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर है ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, किस चीज का फ्रीडम, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, स्पीच एंड प्रेस, मतलब उसके द्वारा और भी काफी सारे जो फ्रीडम जो है वो लोगों को होनी चाहिए। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मतलब हम राजनीतिक तौर पे अपना नजरिया बता सकते हैं, और जिसमें हम अपना संगठन बना सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं जहां हम कोई भाषण दे सकते हैं, ठीक है, जो किसी को ठेस ना पहुंचाए, स्पीच दे सकते हैं। और हमारे पास इंडिया डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी राजनीतिक नेता का जो है प्रेस के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए। प्रेस जो है डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, तो डेमोक्रेसी में जो प्रेस है वो फ्री होनी चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों तक जो है एक सही और जो स्पष्ट और शुद्ध जो है जानकारी पहुंचाई जा सके। सो ये थे मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल द सिटीजन वाइल्ड पावर टू यूज, मतलब यूज पावर टू गवर्न थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव इक्वल एक्सेस टू पावर, उनके पास शक्तियों की पूर्ण पहुंच होनी चाहिए। एंड सिटीजन आल्सो एंजॉय फ्रीडम एंड लिबर्टी, उनके पास स्वतंत्रता और आजादी होनी चाहिए ताकि वो अपने राइट्स को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा लिए जाते हैं। सो इसमें हम करेंगे द डिसीजन आर टेकन बाय द 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स के द्वारा जो है डिसीजन लिए जाते हैं। 3 ऑर्गन के द्वारा, मैंने आपको जैसे बताया कि द डेमोक्रेसी एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन है डेमोक्रेसी में। नंबर 1 है आपका लेजिस्लेटर, नंबर 1 लेजिस्लेटर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। ये मैंने आपको अलग 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इजीली इसको समझ आ जाए। तो लेजिस्लेटर क्या करती है, लेजिस्लेटर बेसिकली जो है लॉ बनाती है, दिस इज लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेटर मेक्स लॉ, कानून बनाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अपना रूल्स बनाती है, लॉ बनाती है। बेसिकली जो है ये तीनों ऑर्गन्स हैं, they work in accordance with the constitution's regulation and rules and regulation laid down by the constitution। constitution के द्वारा जो rules and regulation दिए गए हैं उनके द्वारा ही जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये वर्क करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो फर्स्ट वन में आपने पढ़ा लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर में जो कौन कौन शामिल है, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। यहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सो लेजिस्लेटर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सिटीजन, बिकॉज यहाँ पे सिटीजन के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भेजे जाते हैं। तो बेसिकली लेजिस्लेटर इज द लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाए जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आ गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है आपका, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण जो हैं आते हैं एग्जीक्यूटिव में। दे आर ऑल आर आंसरेबल टू द पीपल, ये लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं कोई भी काम के लिए। अगर लोगों के जो काम है, इंटरेस्ट है, वो उनको बनाए रखते हैं, उनका जो विश्वास है बनाए रखते हैं, तब उनकी सरकार चलती है। अदरवाइज जो है अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है काम सही ना करे तो जो लोग हैं उनको आने वाले इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले ही उनको उनकी पदवी से या उनके ऑफिस से हटा सकते हैं। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लोगों के प्रति जो काम किए हैं उनके प्रति तो आंसरेबल टू द पीपल, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव में होता क्या है, लेजिस्लेटर के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंप्लीमेंट द लॉ, और उस कानून को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ये लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ इंप्लीमेंट बॉडी, मतलब इसके द्वारा कानून बनाया गया और इसके द्वारा इंप्लीमेंट मींस लागू
किया गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कानून को लागू करते हैं, बट उनकी हेल्प के लिए जो है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रखे होते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स आर हेल्प बाय एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स होते हैं कुछ, वो रखे गए होते हैं, और जो इनको कहा जाता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे मैंने 2 कैटेगराइज में किया है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो है जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके चेंज होते रहते हैं 5 साल के बाद या उससे पहले, या किसी भी कारणवश जो है चेंज होते जाते हैं। बट जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मीन सिविल सर्वेंट है, वो चेंज नहीं होते, वो अपनी सीट पे जो है प्रेजेंट जो है परमानेंट रहते हैं। वो कैसे अपनी जो पदवी पे आए होते हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आईएएस आईपीएस, ठीक है, वो एग्जाम देकर जो है अपनी उन्होंने जो पोस्ट है वो ली होती है, सो वो परमानेंट रहते हैं। किसी सरकार के चेंज होने से या किसी मंत्री के चेंज होने से वो चेंज नहीं होते, वो परमानेंट निश्चित कार्यकाल तक जो है वहां पर रहते हैं। इसलिए इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल, या फिर इसको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में बोलते हैं। नॉन पॉलिटिकल लीडर्स जो एग्जीक्यूटिव है वो होते हैं सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस, इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, बिकॉज ये राजनीतिक कोई पार्टी चेंज होने से या कोई सरकार चेंज होने से या कोई मंत्री के चेंज होने से ये चेंज नहीं होते। ये अपने डिपार्टमेंट में एक सशक्त होते हैं, स्किल्ड होते हैं, इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उस डिपार्टमेंट की, तो वो काम वर्क करते हैं। बट जबकि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो जो है टेम्परेरी होते हैं, ये निश्चित कार्यकाल के बाद 5 साल के बाद या मंत्री का जो डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है तो वैसे ही चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे है आपकी जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या है, न्यायपालिका में आपकी सर्वोच्च जो अदालत है वो देश की एक ही अदालत है, वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आपका आ गया हर स्टेट में एक अदालत होती है जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, और उसके नीचे जो आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब 3 कोर्ट्स आ गई, सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश की एक है, उसके बाद हाई कोर्ट जो हर स्टेट की अपनी अपनी एक हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट हो गया, और नंबर 3 उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होती है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो जो बेसिकली जुडिशरी है वो क्या करती है, मेक श्योर दैट द लॉ आर ओबेड। जो लॉ बनाए गए हैं, मींस इसके द्वारा लॉ लेजिस्लेटर के द्वारा कानून बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनको इंप्लीमेंट किया गया है, और जुडिशरी देखती है कि जो कानून इंप्लीमेंट या जो कानून बने हैं क्या उनको अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है, मेक श्योर ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं तो क्या है, जो इसका एक और भी काम है जुडिशरी का, अगर किसी में डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं स्टेट में या लोगों में, किसी भी तरह का डिस्प्यूट या वाद विवाद पैदा होता है, उसको जो है रिसोल्व करती है, सुलझाती है। सो हो बेसिकली आपको समझ आया होगा कि 3 ऑर्गन्स है हमारी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा पाते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, इसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड नंबर 2 है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजंस मेक्स डिसीजन डायरेक्टली। डायरेक्टली मींस क्या है, लोग अपने डायरेक्ट जाकर जो है डिसीजन लेते हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन हो। जैसे कि कोई हम अपना छोटा सा हम कोई एरिया ले लेते हैं या छोटी सी कोई कंट्री ले लेते हैं, उस कंट्री में अपने वोट के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, हम क्या करते हैं, हम खुद डायरेक्ट जो है एक जगह पे किसी देश के सिटीजन इकट्ठे होते हैं, और वहां पे जो इकट्ठे सिटीजन होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, मतलब मिलके डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके जो है डिसीजन लेते हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में हम अपने राइट टू वोट के द्वारा अपने एमपी या एमएलए चुनते हैं, वो एमपी या एमएलए आगे जाके जो है डिसीजन लेते हैं ऑन अवर बिहाफ, हमारे बिहाफ के ऊपर। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाता, यहाँ पे क्या है कि लोग खुद आगे जाके जो है एक जगह पे एकत्रित होकर जो है डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वोटिंग टू डिटरमाइन हु एंटर्स पब्लिक ऑफिस। यहाँ पे वोटिंग के द्वारा ही क्या किया जाता है कि कौन जो है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी सरकार में या किसी आप सरकारी अदारे में जो है एंटर कर सकते हैं, मीन वहां पे काम कर सकते हैं।
सेकंड है रिकॉलिंग पब्लिक ऑफिशियल हु आर नॉट डूइंग देयर जॉब। अगर कोई अच्छा काम वहां पे नहीं कर रहा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, उसको वहां से वापस मतलब उसको वो जॉब छोड़कर जानी पड़ सकती है। सो क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट करते हैं, खुद आगे आके जो पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनडायरेक्ट, अभी आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे इंडिया में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी, एमएलए या एमसी चुनते हैं, वो हमारे बिहाफ के ऊपर जाके पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में या किसी भी इदारे में जाके जो हमारे बिहाफ पे, हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बिहाफ के ऊपर। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहां पे जाएं और जो पॉलिटिकल धारा है उसको समझ सके, उसके प्रोसेस को समझ सके और वहां पे डिसीजन ले सकें। सो क्या है, आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद जाते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं और खुद तय करते हैं कि उनको, उनकी सरकार को या वहां पे कौन से डिसीजन लेने हैं। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ के ऊपर जो है डिसीजन लेते हैं। सो ये था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम करेंगे गवर्नमेंट। ये आपको डेमोक्रेसी के बारे में आई होप पता चल गया होगा। तो हम करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट इज द बॉडी विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन। हमारी गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी हैज द अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ, मतलब जो कानून बना सकती है और उनको लागू भी कर सकती है, रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन को। ये हो गई हमारी गवर्नमेंट। सो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने प्रकार की होती हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है 4 पार्ट्स में गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 मोनार्ची एंड नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड फोर्थ वन इज डिक्टेटरशिप। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बेसिकली जो है आपको इस चैप्टर में शुरू से बताता रहा हूं कि डेमोक्रेसी है क्या है। तो पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। इसमें जो मेन पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो लोगों के हाथ में होती है। लोगों द्वारा अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनकर आगे भेजे जाते हैं। सो इसमें जो डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स, और लोगों के पास सिटीजन ऑफ इंडिया के पास या सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन है उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कुछ उनकी ड्यूटीज भी होती हैं। सो ये हो गया आपकी डेमोक्रेसी। मोनार्चिकल में क्या है, अ किंग और क्वीन इज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। जैसे डेमोक्रेसी में पीपल आर द सुप्रीम, लोग सुप्रीम थे, पर यहाँ पे कौन सा है, किंग और क्वीन। किंग और उस देश का राजा या रानी जो है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। एक राजनीति में वो सुप्रीम होते हैं। ये हेरिडिटरी मींस ये वंश दर वंश, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चुने जाते हैं। जैसे एक वंश से कोई राजा या रानी है तो उसी फैमिली से ही अगला राजा या रानी जो है, क्वीन, किंग और क्वीन जो है चुना जाना है। यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं। ये हेरिडिटरी होता है, मतलब वंशिकीय होता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। किंग और क्वीन अथॉरिटी इज सिंबॉलिक, मतलब यहाँ पे एक सिंबल के आधार पे या सिंबॉलिक जो है किंग और क्वीन होते हैं। यहाँ पे रियल जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है किंग और क्वीन में के हाथ में नहीं होती, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहा गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्ची भी होगी, मतलब दोनों को मिलाकर। जैसे डेमोक्रेसी में अलग था कि यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम जो लोग है वो सुप्रीम है, बट मोनार्ची में क्या था, किंग और क्वीन है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में किंग और क्वीन जो है सिंबॉलिक है यहाँ पर भी, इस कंट्री में भी किंग और क्वीन है, बट वो सिंबॉलिक है, वो उनके पास रियल पावर्स नहीं है। रियल पावर किनके पास है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने गए नेता है। जैसे हम डेमोक्रेसी में कुछ नेता को एमएलए, एमपीज को चुनते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस आर हेल्ड, यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं और पीपल एंजॉय राइट्स, तो यहाँ के लोगों के पास कुछ राइट्स भी होते हैं।
और फोर्थ वन आपका आ गया डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में पीपल्स आर द सुप्रीम, मोनार्ची में किंग और क्वीन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची में किंग और क्वीन सिंबॉलिक होते हैं, बट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके पास रियल पावर्स होती है। बट इन डिक्टेटरशिप जो है कोई क्वीन या क्वीन नहीं होता, यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, यहाँ अल्टीमेटली पावर रिमेन वेस्टेड इन एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पे जो पावर्स होती हैं, सारी शक्तियां किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती हैं, और वो इंडिविजुअल लोगों के प्रति दयावान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब फेवर में, लोगों के फेवर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेसिकली जो डिक्टेटरशिप है एक तानाशाह होता है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार या लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए जाते या उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता। यहाँ पे लिखा हुआ पीपल हैव नो फ्रीडम, लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं होता, ना ही वो सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना ही वहां पे इलेक्शन की डिमांड कर सकते हैं, ना ही अपने राइट्स के लिए वो कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी जो है सरकार के खिलाफ जाना मतलब अपनी मतलब शामत लाना, मतलब उनको जो है लोगों को सरकार के प्रति कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता। बट इन डेमोक्रेसी में लोगों के पास पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपने राइट्स के प्रति सरकार से अपने राइट्स को मांग सकते हैं, और सरकार भी जो है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट भी है वो लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होती है। बट डिक्टेटरशिप में लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होना जरूरी नहीं है। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने डेमोक्रेसी, मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप पढ़ा। सो होप ये आपको चैप्टर पूरा समझ आएगा। तो इस चैप्टर को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें मैंने एथेंस की आपको एग्जांपल दी थी, जो कैलिस्टीन्स था उसकी एग्जांपल दी थी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक होता है जिसमें मेक्स लॉ, इन्फोर्समेंट लॉ एंड जुडिशरी। उसके बाद पढ़ा था हमने फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कितनी तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद हमने पढ़ा, लास्ट में पढ़ा गवर्नमेंट की व्हाट इज अ गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। सो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।